बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। अच्छा भी स्टूडेंट्स, हमने एलिमिनेशन रिएक्शंस, इसमें E1 रिएक्शंस, E2 रिएक्शंस और E1CB रिएक्शंस और उनको एग्जाम्पल से हमने डिस्कस किया। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फैक्टर्स, वो अवामल जो एलिमिनेशन रिएक्शंस के ऊपर असरअंदाज होते हैं। जस्ट लाइक जैसे आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो वो किए थे, जिसमें आपने अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट, अफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप, अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट जो है ये आपने एसएन रिएक्शंस पे किया था। बिल्कुल ऐसे ही फैक्टर्स, यानी सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, लिविंग ग्रुप, टेम्परेचर, सॉल्वेंट का अफेक्ट जो है, ये पैरामीटर्स एलिमिनेशन रिएक्शंस के ऊपर भी असरअंदाज होते हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एलिमिनेशन रिएक्शंस। इसका पार्ट 1 पहला हिस्सा करेंगे, पैराग्राफ्स के स्टडी करेंगे। अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट ऑन द एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्टिविटी, वो कहते हैं जी, लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस द पाथवेज followed by the elimination reactions and their rates depend on various factors. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरह एलिमिनेशन रिएक्शंस भी उनकी रफ्तार भी बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस लीड टू एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगरचे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके एलिमिनेशन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ हैं, एंटायरली मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स जो वो देते हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ कंपटीशन बिटवीन देम। तो इस तरह उनके दरमियान कंपटीशन, मतलब जब आप एक रिएक्शन करवाएंगे तो कंपटीशन मतलब एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बनेगा, सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी बनेगा। तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट ज़्यादा होगा या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, तो परसेंटेज किसकी ज़्यादा होगी ये डिपेंड करेगा कंडीशंस के ऊपर, सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर के ऊपर, लिविंग ग्रुप की स्ट्रक्चर के ऊपर, सॉल्वेंट के ऊपर, अटैकिंग बेस या न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा मकदार में बनेगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट या सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। देयर इज ऑलवेज अ कंपटीशन बिटवीन बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड इन मैकेनिज्म। कंपटीशन होगा उनके दरमियान क्योंकि वो मैकेनिज्म उनके काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं, करीब हैं। A particular substrate will normally respond to changes in the reaction conditions so as to favor either substitution or elimination। वो कहते हैं कि एक मखसूस सबस्ट्रेट अगर आप रिएक्शन कंडीशन चेंज करें तो एक मखसूस सबस्ट्रेट जो है उसमें डिफरेंट रिएक्शन कंडीशन पे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन को फेवर कर सकता है, तो डिपेंड करेगा कंडीशन, रिएक्शन कंडीशंस पे। However, since substitution involves less bond reorganizations, सब्स्टिट्यूशन में बॉन्ड रीऑर्गेनाइजेशन जो है वो कम होती है, यानी बॉन्ड ब्रेकज फॉर्मेशन जो है वो सब्स्टिट्यूशन में कम होती है। सिंपली सब्स्टिट्यूशन में लिविंग ग्रुप लीव करता है, उसकी जगह यानी एक बॉन्ड टूटता है और एक बनता है, तो वो कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन कम होती है एंड इज जनरली मोर फेवरेबल एनर्जेटिकली। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये एनर्जेटिकली ज़्यादा फेवरेबल होते हैं। जब आप रिएक्शन करवाना चाहें सबस्ट्रेट का या अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल बेस का, तो सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा बनना चाहिए क्योंकि उसमें और बनता भी है, और उसमें बॉन्ड रीऑर्गेनाइजेशन, बॉन्ड रीअरेंजमेंट जो है वो कम होती है। इट इज यूजली दी प्रीडोमिनेंट रिएक्शन इन द सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कंपटीशन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये डोमिनेंट रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन में, लेकिन एलिमिनेशन भी ज़्यादा हो सकता है अगर आप रिएक्शन कंडीशंस को वेरी करेंगे, तब्दील करेंगे, जो फेवर करेगी एलिमिनेशंस को। द इफेक्ट ऑफ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का एलिमिनेशन रिएक्शंस के ऊपर क्या इफेक्ट है। आपने पढ़ा था एसएन रिएक्शंस में कि टर्शरी सबस्ट्रेट होगा, टर्शरी सबस्ट्रेट होगा, टर्शरी अल्काइल हैलाइड होगा तो SN1 रिएक्शन जो वो ऑपरेट करेगा, प्राइमरी होगा तो SN2 ऑपरेट करेगा। इसी तरह सिमिलरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की तरह, लाइक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोसीड बाय E1 मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरह एलिमिनेशन रिएक्शन भी जो है वो E1 मैकेनिज्म के तहत ऑपरेट करता है, जैसे SN1 करता है वैसे E1 करता है। व्हेन द लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स फ्रॉम ए टर्शरी कार्बन एटम, जहाँ पे लिविंग टर्शरी कार्बन एटम से लीव करता है फर्स्ट स्टेप में E1 के और SN1 के। हमने पढ़ा था SN1 का और E1 का फर्स्ट स्टेप जो है वो टर्शरी कार्बन से लिविंग ग्रुप के निकलने का, वो फर्स्ट स्टेप जो वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, सेम है।
बिकॉज इन दिस केस स्टेबल कार्बोकेटाइन कैन रेडिली फॉर्म। अगर टर्शरी आपका कार्बोकेटाइन बनता है E1 में या SN1 में तो वो स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, और कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल बनेगा फर्स्ट स्टेप में तो रिएक्शन की रफ्तार ज़्यादा होगी, रिएक्शन फेवरेबल होगा। व्हेन द सबस्ट्रेट इज प्राइमरी E2 मैकेनिज्म इज फॉलोड। लेकिन अगर सबस्ट्रेट प्राइमरी होगा तो E2, यानी कि कहना ये चाहता है जी कि एसिड रिएक्शंस की तरह अगर आपका सबस्ट्रेट जो है वो टर्शरी होगा तो E1 मैकेनिज्म चलेगा, अगर सबस्ट्रेट जो है वो प्राइमरी होगा तो E2 मैकेनिज्म चलेगा, जस्ट लाइक एसिड रिएक्शंस की तरह। इन द केस ऑफ सेकेंडरी सबस्ट्रेट द मैकेनिज्म वेरीज फ्रॉम E1 टू E2 डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन। वो कहते हैं जी अगर आपका सबस्ट्रेट सेकेंडरी नेचर का है तो उसमें वो कहते हैं कि E1 से E2 मैकेनिज्म भी मूव कर सकता है, चेंज हो सकता है अगर आप कंडीशंस वेरी करें। However, contrary to this substitution reaction, the E2 mechanism is also often observed with tertiary substrates. कहता जी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बरखिलाफ E2 मैकेनिज्म जो है ये टर्शरी सबस्ट्रेट्स जो हैं E2 मैकेनिज्म भी दे सकते हैं। देखिए SN जो टर्शरी सबस्ट्रेट्स होते हैं वो SN में मोस्टली SN1 मैकेनिज्म ही देते हैं, लेकिन जो टर्शरी सबस्ट्रेट्स हैं एलिमिनेशन में वो E2 मैकेनिज्म भी दे सकते हैं। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट E2 रिएक्शन द बेस हैज टू अब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन। इसकी वजह ये है जी कि E2 में ये होगा कि बेस जो है उसने तो प्रोटॉन ही अब्स्ट्रैक्ट करना है साइड से, बीटा प्रोटॉन को ही जो है वो कैप्चर करना है, तो वहाँ पे फिर कोई स्टीरिक हिंड्रेंस या कोई हिंड्रेंस वगैरह नहीं होगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है बीटा हाइड्रोजन साइड पे ही होगा, बेस अटैक करेगा, बीटा हाइड्रोजन को कैप्चर कर लेगा। लेकिन उसी बेस का, उसी न्यूक्लियोफाइल का अल्फा कार्बन तक अप्रोच करना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से जो है वहाँ पे फिर SN2 रिएक्शन ऑपरेट नहीं करता। तो टर्शरी सबस्ट्रेट जो हैं वो E1 रिएक्शन तो देंगे, E2 रिएक्शन भी दे सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, प्रोटॉन आसानी से जो है वो बेस कैप्चर कर सकता है। दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट फॉर E2 रिएक्शन द बेस हैज टू बी अब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन। इसकी वजह यह है जी कि E2 रिएक्शन में जो बेस है उसने प्रोटॉन भी अब्स्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम ए बीटा कार्बन एटम से। वेयर स्टीरिक हिंड्रेंस इज नॉर्मली नॉट एज सिग्निफिकेंट। यहाँ पे जो स्टीरिक हिंड्रेंस है, कोई रुकावट है, कोई दरमियान में वहाँ तक अप्रोच करने में, बीटा कार्बन के बीटा हाइड्रोजन में तक अप्रोच करने में कोई रुकावट एज सच नहीं होती, कोई मज़ाहमत नहीं होती, कोई हिंड्रेंस नहीं होती, जिसकी वजह से वो रिएक्शन जो है वो ऑपरेट करता है E2 रिएक्शन। एज व्हेन द न्यूक्लियोफाइल must directly approach the central carbon atom from which the leaving group departs for SN2 reaction. Hindrance is normally not as significant as when the इतनी significant नहीं होती E2 में जितनी जो है वो SN2 में होती है, जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को अल्फा कार्बन तक, सेंट्रल कार्बन तक अप्रोच करना होता है, वहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे टर्शरी सबस्ट्रेट की सूरत में SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं करता। और आपको पता है कि SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप में होता है, बॉन्ड ब्रेकेज बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियसली होती है। लेकिन अगर आपका सबस्ट्रेट बल्कि है, बड़े साइज का है, तो SN2 मैकेनिज्म ऑपरेट नहीं करता, वहाँ पे SN1 करता है। लेकिन अगर आपका सबस्ट्रेट बल्कि है, बड़े साइज का है, क्राउडिंग उसके बीटा कार्बन या अल्फा कार्बन के ज़्यादा हैं, तो E2 ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि जो अटैकिंग बेस है उसने प्रोटॉन को ही, बीटा प्रोटॉन को ही कैप्चर करना है, और वो वहाँ पे कोई ऐसा स्टीरिक हिंड्रेंस इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। इसी का इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट का नेक्स्ट पार्ट जो है, पार्ट 2 हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।